जलवायु परिवर्तन के प्रभाव प्रकृति और मानव प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बहुआयामी तथा गंभीर हैं, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं समझा जा सकता है। जल चक्र और संसाधन। जल संसाधन, बर्फ का पिघलना, वैश्विक स्तर पर बर्फ की चादरें तथा ग्लेशियर जैसे हिमालय में आदि तीव्र गति से पिघल रहे हैं। हिमालय में ग्लेशियर वर्ष 2035 तक विलुप्त होने का अनुमान है। एशिया की प्रमुख नदियों के लिए शुष्क मौसम में जल आपूर्ति के खतरे में डालता है। आपूर्ति परिवर्तन जल चक्र, वर्षा और वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी, जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ जैसी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। चरम मौसमी घटनाएं, बादल फटना, तीव्र तूफान, दीर्घकालिक सूखे की आवृत्ति तथा तीव्रता में वृद्धि, खाद्य और कृषि उत्पादन प्रणालियां उत्पादकता में कमी। IPCC की 6वीं मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि और जल की कमी के कारण कृषि की उत्पादकता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निम्न अक्षांशों विशेषतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह प्रभाव सबसे अधिक है। फसल हानि, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पीड़क कीटों की व्यापकता में बदलाव तथा जल की कमी से फसलों की उत्पादकता घट रही है। दक्षिण एशिया में चावल, बाजरा, मक्का जैसी प्रमुख फसलों को वर्ष 2030 तक 10% से अधिक हानि हो सकती है। आजीविका पर खतरा। एशिया और अफ्रीका के निम्न आय वाले विकासशील देशों में कृषि उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव ग्रामीण आबादी की आजीविका को खतरे में डालता है और तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करता है। मानव गतिशीलता और विस्थापन में बढ़ते समुद्र स्तर, बाढ़, सूखा, वनाग्नि और आजीविका की हानि के कारण लोग अपने निवास स्थान को छोड़ने के हेतु बाध्य हो रहे हैं, जिससे जनसंख्या विस्थापन बढ़ रहा है। IMO के अनुसार पिछले दशक में चरम मौसमी घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 21.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। वर्ष 2022 में यह संख्या 31.8 मिलियन तक पहुंच गई, जो संघर्ष के कारण होने वाले विस्थापन से दोगुना है। वर्ष 2050 तक जलवायु पर संबंधी कारक संभावित रूप से दक्षिण एशिया में लगभग 216 मिलियन व्यक्तियों को विस्थापित कर सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन मानव जोखिमों की श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। प्रभाव उच्च तापमान संबंधित बीमारियां, तापमान में वृद्धि, हीट वेव, लू, निर्जलीकरण, हीट वेव विशेषकर वृद्धजनों और बाल श्रमिकों में, वेक्टर जनित रोग वाहकों, मच्छर किलकी के विवरण में बदलाव, मलेरिया, डेंगू, जीका और रोगों का प्रसार, श्वसन संबंधी रोग में खराब वायु गुणवत्ता और गंधकीय पदार्थ, वनाग्नि का धुआं, अस्थमा और COPD में वृद्धि, जल जनित रोग, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन और तापमान वृद्धि, जल की गुणवत्ता प्रभावित, हैजा, डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु आपदाएं और विस्थापन, चिंता, अवसाद, PTSD और मानसिक प्रभाव, अर्थव्यवस्था और असंरचनात्मक विकास, GDP में कमी, अत्यधिक तापमान और आर्द्रता के कारण वर्ष 2030 तक भारत में GDP में 4.5% तक की कमी आ सकती है। RBI के अनुसार ऊर्जा संरचना, हीट वेव्स, चक्रवात और समुद्र स्तर में वृद्धि से विद्युत संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों तथा तटीय तेल गैस सुविधाओं को हानि होती है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को बाधा होती है। तापमान विद्युत संयंत्रों की दक्षता को कम करती है तथा वर्षा प्रतिरूप में बदलाव जलवायु उत्पादन को प्रभावित करता है। संवेदनशील वर्गों का प्रभाव, गरीबी, सीमित स्वास्थ्य देखभाल पहुंच तक, खराब गुणवत्ता ढांचे वाले, सामाजिक रूप से संवेदनशील समूह जलवायु परिवर्तन में
सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। संवेदनशील समूह महिलाएं, जल की कमी से कारोबार में वृद्धि, संसाधन की कमी के कारण आपदा के बाद लिंग आधारित हिंसा का खतरा, बच्चे, चरम मौसमी घटनाओं में शिक्षा के व्यवधान, फसल हानि के कारण कुपोषण तथा गरीबी का दीर्घकालिक खतरा, जनजातीय आबादी परितंत्र में परिवर्तन के कारण पारंपरिक संसाधनों, शिकार, मत्स्य की हानि और सांस्कृतिक प्रथाओं का विघटन, कार्बन बम, 1 गीगाटन से अधिक CO2 उत्सर्जन की करने वाली क्षमता, कोयला, तेल, जीवाश्म गैस परियोजनाओं को शामिल करता है। लीव इट एट द ग्राउंड इनिशिएटिव लिंगो ने विश्व में 425 कार्बन बमों की पहचान की है। लिंगो के अनुसार संभावित उत्सर्जन 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए पर्याप्त कार्बन बजट से दोगुना अधिक है। उदाहरण के लिए कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया, गेवरा कोल माइंस छत्तीसगढ़, राजमहल कोल माइंस झारखंड। जलवायु संवेदनशीलता यह इस माप को संदर्भित करता है कि पूर्व औद्योगिक खतरों की तुलना में वायुमंडलीय CO2 सांद्रता दुगुना होने पर पृथ्वी वैश्विक औसत तापमान कितना बढ़ जाएगा। यह आमतौर पर विभिन्न कारकों और प्रतिक्रिया तंत्रों के आधार पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पूर्व औद्योगिक CO2 लगभग 260 ppm थी, जिसके अगले 50 से 100 वर्षों में लगभग 520 ppm तक होने का अनुमान है। प्रतिक्रिया तंत्र में ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जलवायु प्रभावों को या तो बढ़ाती हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया कम करती हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया। ऐसी प्रक्रियाएं जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावों को बढ़ाती हैं, सकारात्मक प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन प्रभाव कम करती हैं, तो नकारात्मक प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया को निम्न रूप समझा जाता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया, एल्बिडो प्रभाव, बर्फ के पिघलने से सतह में एल्बिडो कम हो जाता है जिससे अधिक ऊष्मा का अवशोषण और तापमान वृद्धि होती है। सकारात्मक प्रतिक्रिया है जलवाष्प प्रतिक्रिया, अत्यधिक तापमान जलवाष्प ग्रीनहाउस गैस की मात्रा में वृद्धि करता है, जो अंततः ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाता है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, इसमें ग्रीनहाउस मीथेन और CO2 का उत्सर्जन होता है, जिससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया, बादल निर्माण, वाष्पीकरण बढ़ने से अधिक बादल बन सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करेंगे और सतह को हल्का करेंगे। पौधे में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर पादपों की वृद्धि को बढ़ाता है, जो कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित करना है। आर्कटिक दोहन या ऑसिलेशन एओ, आर्कटिक ऑसिलेशन एओ एक ऐसी घटना है जो ये बताती है कि मध्य से लेकर उच्च अक्षांशों में सतही वायुदाब प्रतिरूप एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। यह संबंध जेट स्ट्रीम को प्रभावित करता है, जो ऊपरी वायुमंडल में तीव्र पवनों की एक पट्टी है तथा आमतौर पर ऊष्मा और शीत पवनों को अलग करता है। परिणामस्वरूप ये तीव्र पवनें ग्रेट लेक्स सहित मध्य अक्षांशों और मौसम को प्रभावित करती हैं। आर्कटिक दोलन के चरण में आर्कटिक दोलन के 2 चरण होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसे आमतौर पर आर्कटिक दोलन सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है, जो संख्यात्मक रूप से आर्कटिक दोलन की शक्ति का वर्णन करता है। आर्कटिक दोलन के सकारात्मक चरण के दौरान जेट स्ट्रीम आमतौर पर तीव्र हो जाती है। सतह उत्तर की ओर उस दूरी पर स्थिर होती है जिससे शीत ध्रुवीय वायु आर्कटिक तक सीमित रहती है। परिणामस्वरूप उष्ण शुष्क शीत ऋतु का मौसम होता है। नकारात्मक चरण में जेट स्ट्रीम कमजोर और लहरदार होती है, जिसके परिणामस्वरूप शीत लहरें ग्रेट लेक्स क्षेत्र में दक्षिण की ओर बढ़ने में सक्षम होती है। आर्कटिक दोलन स्वाभाविक रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील है, जिसमें दैनिक, मासिक, मौसम वार्षिक रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है। कुछ दिनों बाद आर्कटिक दोलन का लगभग अनुमान लगाना कठिन होता है। आर्कटिक या ध्रुवीय प्रवर्धन, आर्कटिक क्षेत्र विश्व में अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहे हैं। हाल ही के दशकों में आर्कटिक शेष विश्व की तुलना में लगभग
दोगुना गति से गर्म हो रहा है तथा अंततः तापन की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, क्योंकि समुद्र की सतह बर्फ और बर्फ की सतह की तुलना में सूर्य से अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। परिणाम ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और जलवायु प्रतिरूप तथा चरम मौसमी घटनाओं का प्रभाव। समन रणनीतियों मिटिगेशन रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को नियंत्रित करके जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करना है। इन प्रयासों में उत्सर्जन का नियंत्रण, प्राकृतिक रूप से कार्बन पृथक्करण, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन शामिल है। प्रमुख समन रणनीतियों और उपाय में कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट, ट्रेडेबल परमिट है जो धारक को 1 टन CO2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करने का अधिकार प्रदान करता है। उद्देश्य संगठनों को क्योटो प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन करने में सहायता करना है। क्रेडिट प्राप्त करना जब कोई संगठन मानव उत्सर्जन स्तर की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है तो वह क्रेडिट प्राप्त करता है। उपयोग में क्रेडिट उस कंपनी के लिए एक परमिट के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग वह अपने उत्सर्जन को संतुलित करने ऑफसेट के लिए कर सकती है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के तरीके में कार्बन क्रेडिट संदर्भ कंपनी कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके नए क्रेडिट उत्सर्जन अर्जित करके उत्सर्जन को 2 तरीके से कम करते हैं। प्रौद्योगिकी सुधार, नई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना या मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को अपनाने के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग तथा इसके बदले में क्रेडिट अर्जित करना है। कार्बन क्रेडिट के प्रकार में प्रमाणित उत्सर्जन कटौती CER एक विनियामक ढांचे जैसे कि UNFCCC के तहत परियोजनाएं के माध्यम से उत्पन्न क्रेडिट जिनका उपयोग उत्सर्जन की भरपाई के लिए किया जाता है। स्वैच्छिक उत्सर्जन में कमी VER स्वैच्छिक बाजार में कार्बन ऑफसेट के रूप में आदान प्रदान किए जाने वाले क्रेडिट जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। कार्बन बाजार वह तंत्र है जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन के खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। ये बाजार देशों को उनके व्यक्तिगत प्रयासों से परे उत्सर्जन में कटौती को लागत प्रभावी ढंग से सक्षम बनाते हैं। कार्बन बाजार संसाधनों को निजी क्षेत्र से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। कार्बन बाजार 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित होते हैं। अनुपालन या अनिवार्य बाजार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों द्वारा विनियमित। ये कैप एंड ट्रेड सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन ETF उत्सर्जन व्यापार प्रणाली सरकार द्वारा उत्सर्जन सीमा निर्धारण और परमिट आवंटित करती है। चूँकि कोई यदि कोई इकाई सीमा से अधिक उत्सर्जन करती है तो उसे बाजार में अतिरिक्त परमिट खरीदना आवश्यक है। यूरोपियन यूनियन ETS उत्सर्जन व्यापार प्रणाली सरकार द्वारा उत्सर्जन सीमा निर्धारित और परमिट आवंटित करती है। यदि कोई इकाई सीमा से अधिक उत्सर्जन करती है तो उसे बाजार में अतिरिक्त परमिट खरीदना पड़ता है। स्वैच्छिक बाजार में उत्सर्जन स्वेच्छा से अपने उत्सर्जन की भरपाई ऑफसेट के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। क्रेडिट उन परियोजनाओं जैसे वनीकरण, नवीनीकरण ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हटाते हैं या उससे बचते हैं। भारत कार्बन बाजार ICM की स्थिति भारत सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को डिकार्बनाइजेशन करने की रणनीति के तहत भारतीय कार्बन बाजार ICM स्थापित करना है। उसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के व्यापार के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक
राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण ढांचा तैयार करना है। संचालन में कार्बन ऊर्जा संचालन के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है। अपेक्षित लाभ में यह प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य को बढ़ावा देगा, जलवायु कार्यवाही के लिए लागत प्रभावी समाधान अपनाने को प्रोत्साहित तथा संधारणीय परियोजनाओं के लिए वित्त आकर्षित करेगा। वैश्विक स्थिति में विश्व बैंक के अनुसार कार्बन क्रेडिट में व्यापार से एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू करने की लागत आधी हो जाती है, जिससे 250 बिलियन टन की बचत संभव है। कार्बन ऑफसेटिंग और उनके प्रकार में कार्बन ऑफसेट किसी अन्य प्रकार पर किए गए ग्रीनहाउस गैस कटौती के लिए अर्जित क्रेडिट हैं। 1 टन ऑफसेट क्रेडिट CO2 के 1 टन उत्सर्जन की भरपाई करता है। कार्बन ऑफसेट के प्रकार में वृक्षारोपण की और संरक्षण, CO2 को अवशोषित करने के लिए पेड़ लगाया जाना या मौजूदा वनों की रक्षा करना, REDD+ पहल, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश, जीवाश्म ईंधन की जगह सौर पवन ऊर्जा परियोजनाओं का प्रत्यक्ष वित्त पोषण, मीथेन कैप्चर में लैंडफिल या खेतों में मीथेन को एकत्रित करके उन्हें जलाया या विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोग करना, मृदा प्रबंधन में कवर क्रॉपिंग या कम मशीन यातायात जैसी सतत कृषि पद्धतियों में मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, जिन्हें CO2 अवशोषण में वृद्धि और N2O उत्सर्जन में कमी आए। कार्बन बाजार से संबंधित चुनौतियों में बाजार में पारदर्शिता की कमी, कंपनियों द्वारा ग्रीन वॉशिंग, पर्यावरण के प्रति झूठे दावे करना, उत्सर्जन व्यापार निगरानी ETS के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में संभावित शुद्ध उत्सर्जन वृद्धि की आशंका है। कॉमन बाजार मैट्रिक CCM संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा विकसित एक मानकीकृत पद्धति है, जिसका उपयोग भवनों और निर्माण क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को मापने, रिपोर्ट और तुलना बेंचमार्क करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वैश्विक स्तर पर निर्माण क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट या पदचिह्न की माप में स्थिरता रहे, जिससे प्रभावी जलवायु परिवर्तन समन लक्ष्यों को निर्धारित करने TTHA उनकी प्रगति को ट्रैक करने में सहायता प्राप्त हो सके। कार्बन टैक्स एक नीतिगत विकल्प है, जिसमें वर्तमान कैप एंड ट्रेड उत्सर्जन व्यापार पद्धति का एक संभावित विकल्प माना जाता है। यह टैक्स जीवाश्म ईंधन की कार्बन सामग्री के आधार पर लगाया जाता है। कार्बन टैक्स का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना है। कार्यप्रणाली में ईंधन की खपत की कमी को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना तथा अशुद्ध ईंधन के उपयोग को कम करना है। वैकल्पिक प्रोत्साहन में सौर पनबिजली और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिसकी इनकी स्वीकृति को बढ़ावा देता है। पूर्वानुमेयता ऊर्जा की कीमत को निर्धारित करने में सहायता करता है, जिससे ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक ईंधन में निवेश में वृद्धि होती है। राजस्व सृजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और नवीकरण जैसे सामाजिक, आर्थिक ताप तथा पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। लागू करने में सुगमता, कैप एंड ट्रेड की जटिलताओं की तुलना में इसे अधिक तेजी से लागू किया जा सकता है तथा यह आम जनता के लिए अधिक बोधगम्य है। अन्य लाभ में उत्सर्जन में कमी को वायु गुणवत्ता में सुधार होता है और भारत को स्वैच्छिक उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। कार्बन टैक्स पर भारत का दृष्टिकोण, भारत वैश्विक स्तर पर धनी देशों द्वारा भारतीय आयात पर लगाए जा रहे किसी भी सीमा कार्बन समायोजन, बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट या एक तरफा कार्बन टैक्स का विरोध करता है। विशेष विरोध का आधार भारत के अनुसार इस प्रकार के टैरिफ WTO विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं होंगे तथा ये
व्यापार बाधाओं के रूप में कार्य करेंगे। रणनीतियाँ: भारत WTO विवाद निपटान मंच के माध्यम से ऐसी बाधाओं को नियंत्रित करने, समाधान पर वार्ता करने का प्रयास कर रहा है। कार्बन का सामाजिक मूल्य SCC, यह मौद्रिक अनुमान है जो वायुमंडल में उत्सर्जित एक अतिरिक्त मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण वर्तमान और भविष्य में होने वाले कुल आर्थिक नुकसान, जैसे कि कृषि हानि, स्वास्थ्य लागत और तटीय कृषि को बढ़ाता है, जिसे प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन को कम करने की लागत तथा लाभों का लाभ लागत विश्लेषण करने में मदद करना है, जिससे वे प्रभावी कार्बन मूल्यांकन, निर्धारित कार्बन प्राइसिंग और विनियमन नीतियों का निर्माण कर सकें। कार्बन पृथक्करण, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, जिसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण समन्वय रणनीति जिसका उद्देश्य विद्युत संयंत्रों, उद्योगों या सीधे वायुमंडल में CO2 उत्सर्जन को कैप्चर करना है। इसे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने में रोकने के लिए स्थायी रूप से संग्रहित करना है। उद्देश्य में ग्रीनहाउस गैस जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले ग्रीनहाउस गैस संचयन को कम करने के लिए वायुमंडल को स्थिर करना है। प्रक्रिया प्राकृतिक या कृत्रिम कार्बन सिंक द्वारा उपयोग करती है, जैसे वन महासागर समाप्त हो चुके तेल भंडार। CCS प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण शामिल है: कैप्चर और पृथक्करण, कैप्चर और सेपरेशन। औद्योगिक प्रक्रियाओं का यह विद्युत उत्पादन के दौरान उत्सर्जित CO2 को अन्य गैसों से पृथक करके कैप्चर किया जाता है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, कैप्चर की गई CO2 को पाइपलाइनों द्वारा अन्य माध्यमों से भंडार स्थल तक ले जाया जाता है। भंडारण, स्टोरेज, CO2 को वायुमंडल से दूर सुरक्षित रूप में संग्रहित किया जाता है। कार्बन पृथक्करण की विधियां में भूवैज्ञानिक पृथक्करण, CO2 के भूमिगत गहन भूवैज्ञानिक संरचनाओं, जैसे खारे जलभृत या समाप्त हो चुके तेल या गैस भंडार में कम पारगम्य वाली चट्टानों के नीचे गैस के रूप में संग्रहित हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग किया जाता है। स्थलीय पृथक्करण, यह प्राकृतिक सिंक, मृदा और वनस्पति में कार्बन अवशोषण को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि या जैविक पदार्थों के अपघटन को कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। उदाहरण के लिए वनीकरण, मृदा पृथक्करण में CO2 को सीधे समुद्र में डालना या समुद्री जीवों, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन द्वारा कार्बन अवशोषण को बढ़ाने के लिए समुद्री निषेचन तकनीक का उपयोग करना है। कार्बन सिंक एक ऐसा जलाशय है जो वायुमंडल से उत्सर्जित CO2 की तुलना में अधिक CO2 को अवशोषित और संग्रहित करता है, जिससे वायुमंडलीय CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। प्राकृतिक सिंक प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक अवशोषण जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से CO2 अवशोषित करते हैं, जैसे वन, महासागर, वृक्ष। कृत्रिम सिंक में मानव निर्मित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके औद्योगिक CO2 उत्सर्जन को कैप्चर और भूमिगत रूप से संग्रहित करना है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS प्रौद्योगिकी, ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन। कार्बन को उनके भौगोलिक स्थान के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत श्रेणियों में बांटा जाता है। ग्रीन कार्बन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अवशोषित और पौधे तथा मृदा में संग्रहित कार्बन है। वनीकरण और निर्वनीय पुनर्वनीकरण, नवीनीकरण और पुनर्वनीकरण जैसी रणनीतियों के माध्यम से कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लू कार्बन तटीय जलीय और समुद्री परितंत्रों, जैसे मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल, समुद्री जीव तलछट में संग्रहित कार्बन है। ये पारिस्थितिकी तंत्र CO2 की
कुशल स्रोत है। इसका क्षरण संग्रहित कार्बन को वायुमंडल में वापस छोड़ सकता है। इसलिए इसकी सुरक्षा जलवायु शमन के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीन और ब्लू कार्बन CO2 को वायुमंडल से कम करने में मदद करते हैं, जबकि ब्लैक जीवाश्म ईंधन वाला और ब्राउन अधूरा जैविक दहन कार्बन वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस में योगदान करते हैं। भू अभियांत्रिकी, जियो इंजीनियरिंग जलवायु परिवर्तन या उनके प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों को जानबूझकर बड़े पैमाने पर सैद्धांतिक हस्तक्षेप को संदर्भित करता है। मुख्य उदाहरण में सौर विकिरण SRM उद्देश्य सूर्य के प्रकाश के एक भाग को पृथ्वी से दूर परिवर्तित रिफ्लेक्ट करना है। परिणाम यह ग्रह के सतह पर ग्रह के सतह पर अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन CDR उद्देश्य वायुमंडल में CO2 को हटाना इसे अन्यत्र जैसे कि भूमिगत या महासागरों में संग्रहित करना। परिणाम वायुमंडलीय CO2 सांद्रता में सीधे कम करता है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती है। इसके अलावा निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर भी जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। हरित गृह गैसों के कारण पौधों के वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान में 60% की भागीदारी करती हैं। यह एक प्राथमिक हरित गृह गैस है जो मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। उच्च सल्फर युक्त कोयले या तेल के दहन से हल्के एरोसॉल कणों का निर्माण होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित कर देते हैं, एक शीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा प्राकृतिक रूप से एरोसॉल कणों का निर्माण होता है। ब्लैक और ब्राउन कार्बन से अलग ग्रीन और ब्लू कार्बन वातावरण में हरित गृह गैसों को कम करने का कार्य करते हैं। बायोचार या एक प्रकार का चारकोल और जिसे मृदा संशोधन हेतु उपयोग में लाया जाता है। कार्बन टैक्स का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित करना तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को प्रोत्साहन करना है। अच्छी ओजोन, गुड ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक UV विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है। खराब ओजोन, बैड ओजोन या प्रदूषक जो धुंध स्मोक के निर्माण में योगदान देता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 3 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य पर्यावरणीय संरक्षण के साथ सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। वैश्विक आर्थिक विकास में समन्वय स्थापित करना है। महत्व में इसने जलवायु परिवर्तन संबंधित वैश्विक प्रयासों की नींव रखी, जिसके परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौते जैसे सामने आए प्रमुख समझौते में कानूनी रूप से बाधक। रियो सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कानून नीतियों के दिशा निर्देश के प्रमुख दस्तावेज में समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी UNFCCC जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन के नियंत्रित करना, जैव विविधता पर कन्वेंशन CVD, जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD,
सूखा है, गंभीर सूखा या मरुस्थलीकरण में कमी, गैर बाध्यकारी में एजेंडा 21 वैश्विक सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना, वन संरक्षण संबंधी सिद्धांत गैर बाध्यकारी है, सभी प्रकार के वनों के संरक्षण सतत विकास संबंधी सिद्धांत, आगामी शिखर सम्मेलन यूएनसीईडी के लक्ष्यों की समीक्षा कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण आगामी बैठकें आयोजित की गई हैं। रियो 10 सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 स्थान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, एजेंडा 21 और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, वैकल्पिक ऊर्जा तथा प्रदूषण जैसे विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करना है। रियो +20 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में सतत विकास लक्ष्यों SDG के विस्तृत कार्यक्रम के आकार देना है, जिसे बाद में एजेंडा 2030 के अंतर्गत स्थापित किया गया। संबंधित सतत विकास पहले में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही हेतु साझेदारी PAGE 2013 में रियो 20 घोषणा में द फ्यूचर वी वांट की प्रतिक्रिया में हरित अर्थव्यवस्था की कार्यवाही हेतु पेज शुरू किया गया 2013 में। इसका उद्देश्य SDG 8 सतत और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की सहायता करना है। सतत विकास पर उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच HLPF भूमिका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के तहत एक मंच है। एजेंडा 21 अन्य सभी अनुवर्ती कार्यक्रमों जैसे रियो 10 रियो 20 के कार्यान्वयन की प्रगति की देखरेख करना। इसकी बैठकें महासभा और इकोसोक दोनों में आयोजित की जाती हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 1779 में प्रथम जलवायु सम्मेलन प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन WCC जलवायु परिवर्तन पर प्रथम वैश्विक वार्ता 1988 IPCC की स्थापना, जलवायु विज्ञान का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC का गठन 1990 में IPCC और WCC पर जलवायु संधि का आह्वान IPCC और WCC द्वारा वैश्विक जलवायु संधि के लिए वार्ता का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन चर्चाओं की शुरुआत की। 1992 का UNFCCC का अंगीकरण जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को न्यूयॉर्क में स्वीकार किया गया। 1994 का UNFCCC लागू किया गया। हस्ताक्षर के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी 1995 में COP 1 बर्लिन में UNFCCC के पार्टियों का पहला सम्मेलन COP 1। 1996 में UNFCCC सचिवालय का स्थानांतरण UNFCCC का सचिवालय जिनेवा से जर्मनी के बॉन में स्थानांतरित कर दिया। बॉन एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता केंद्र के रूप में स्थापित। 1997 में COP 3 क्योटो जापान में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन कमी के लक्ष्यों के लिए बाध्य करना है। 1998 में ब्यूनस आयर्स कार्य योजना क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए निर्धारित रणनीति। 2001 में COP 6 हुआ बॉन जर्मनी में। सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल के लिए परिचालन नियमों पर सहमति बनाकर एक बड़ी सफलता हासिल की। 2001 में COP 7 मार्केस मोरक्को में हुआ। मार्केस समझौते को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार स्वच्छ विकास तंत्र CDM और संयुक्त कार्यान्वयन JI जैसे तंत्रों के लिए नियमों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। 2002 को COP 8 नई दिल्ली भारत में। दिल्ली घोषणा सबसे गरीब देशों के विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल देना। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया। इसने रूसी संघ के अनुसमर्थन के साथ सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी। 2005 में COP 11 हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP CMP का 1 क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की पहली बैठक MOP। 2006 में शैक्षिक विकास तंत्र CDM व्यापार के लिए प्रमाणित उत्सर्जन कटौती CER इकाइयाँ बनाने के लिए उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं को शुरू करना। 2007 में COP
बाली इंडोनेशिया में बाली रोड मैप को अपनाया गया। न्यूनीकरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण पर जो केंद्रित 2012 के बाद की जलवायु परिवर्तन योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना। 2008 में कॉप 14 हुआ। पोज़्नान पोलैंड में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जलवायु कोष और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर पोज़्नान रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2009 में कॉप 15 कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। कोपेनहेगन समझौते पर मसौदा तैयार किया गया जिससे विकसित देशों में फास्ट स्टार्ट फाइनेंस 2010 से 12 में $30 बिलियन की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया। 2010 में कॉप 16 हुआ। कैनकन मैक्सिको में कैनकन समझौते को अपनाया गया जिसमें हरित जलवायु कोष प्रौद्योगिकी तंत्र और कैनकन हैबिटेशन फ्रेमवर्क की स्थापना की गई। 2011 में कॉप 17 हुआ। डरबन दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने 2020 से आगे एक नए जलवायु समझौते पर सहमति व्यक्त की गई है। कॉप 18 2012 में CMP8 दोहा कतर में हुआ। दोहा संशोधन को अपनाया गया। दूसरी क्योटो प्रोटोकॉल प्रतिबद्धता अवधि 2013 से 20 में प्रारंभ की गई। 2013 में कॉप 19 CMP का 9 वार्सा पोलैंड में REDD प्लस के लिए वार्सा फ्रेमवर्क और हानि तथा क्षति के लिए वार्सा अंतर्राष्ट्रीय हब की स्थापना की गई। फिर 2015 में कॉप 21 2015 में कॉप 21 पेरिस फ्रांस में पेरिस समझौता। 2016 में कॉप 22 मार्राकेश मोरक्को। 2017 में कॉप 23 बॉन जर्मनी में हुआ। पेरिस समझौते कार्यान्वयन के वितरण पर वार्ता फिजी में आयोजित किया गया। फिजी द्वारा आयोजित एक विकासशील द्वीपीय राष्ट्र के नेतृत्व में पहला कॉप आयोजित किया गया। 2017 में कॉप 23 बॉन जनवरी में। 2018 में कॉप 24 काटोविस पोलैंड में पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका को कॉप 24 काटोविस पोलैंड में पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका का अंतिम रूप दिया गया जिसमें NDC और जलवायु वित्त भी शामिल किया गया। 2019 में कॉप 25 मैड्रिड स्पेन में चर्चाओं में जलवायु संबंधों को कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कॉप 26 ग्लासगो यूके में 2021 में कॉप 27 शर्म अल शेख मिस्र में 2022 में कॉप 28 दुबई में UAE में 2023 में हुआ। कॉप 29 बाकू अज़रबैजान में 2024 में हुआ। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यूएनएफसीसी एक अंतर सरकारी संधि है। यूएनएफसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में रियो सम्मेलन UNCED यूएनएफसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता संधि है जिसकी स्थापना 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन UNCED में की गई थी। न्यूयॉर्क शहर यूएनएफसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसकी स्थापना 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन UNCED में हुई। शहर न्यूयॉर्क में वार्ता आयोजित किए गए 1992 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए तथा वर्तमान में यह प्रभावी रूप से
प्रभावी रूप से यूनिवर्सल प्राथमिक विशेष भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संदेह की वार्ता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, जिसे प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य खतरनाक जलवायु परिणामों को रोकने के लिए वातावरण में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सांद्रता को स्थिर करना तथा यह समय को बाध्यकारी सीमा निर्धारित नहीं करती है। विविध स्थिति वर्ष 1994 यूनिवर्सल पार्टियों पर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप यूनिवर्सल का निर्णयकारी निकाय है जो अभिसमय के सभी पक्षकारों राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे इनके कारण के उचित कार्यान्वयन की समीक्षा करने और प्रभावी कार्रवाई को फोकस करना है।